नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। इससे पहले के वीडियो में अपन ने बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसकी स्टडी करी थी। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, फिर उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डिसइक्विलिब्रियम आता है तो उसको रिमूव करने के लिए कौन कौन से मेजर्स या मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, इन सब की अपन स्टडी कर चुके हैं। आज जो नया टॉपिक इसी में स्टार्ट कर रहा हूँ वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इन जनरल अपन बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जितने भी फाइनेंशियल, मॉनेटरी या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है। फॉर्मली अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन एंटिटीज और रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री with the rest of the world during a certain period of time or over a certain period of time। या फिर हिंदी में अगर अपन इसको बोलना चाहें तो भुगतान संतुलन या भुगतान शेष उन सभी आर्थिक लेन देनों का अभिलेख होता है जो एक देश के निवासियों द्वारा समस्त विश्व के बीच में एक निश्चित समयावधि में किए जाते हैं। यानी एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जितने भी इकोनॉमिक या फिर उन्हें मॉनेटरी बोला जा सकता है या फाइनेंशियल बोला जा सकता है, ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका रिकॉर्ड है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। यहाँ पे ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या फिर ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग है वो इन जनरल 1 ईयर से आता है। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाए तो आरबीआई जो डेटा रिलीज करती है वो क्वार्टरली भी करती है, यानी आपके एक क्वार्टर का हो सकता है, बट अपन ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं तो वो एनुअल बेसिस पे होता है, यानी 1 ईयर के लिए होता है। फिर उसके बाद में बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की क्या क्या विशेषताएं होती है, जिसमें नंबर 1 आता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, संपूर्ण आर्थिक लेन देनों का ब्यौरा। सिस्टमेटिक इसलिए बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कई जगह पे 2 अकाउंट होते हैं, कई जगह पे 3 अकाउंट होते हैं। जैसे एक इसमें अकाउंट होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट है वो जनरली आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों को इंक्लूड करा जाता है। फिर एक इसमें कैपिटल अकाउंट आता है। कैपिटल अकाउंट में जितने भी आपके कैपिटल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं उनको कंसीडर करा जाता है। कुछ कंट्रीज में एक अकाउंट है वो फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से भी बनता है। हालांकि कुछ कंट्रीज में कैपिटल अकाउंट में ही फाइनेंशियल अकाउंट को इंक्लूड कर लिया जाता है। अगर कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट अलग अलग बनाए जाते हैं तो कैपिटल में जितनी भी आपकी एसेट्स आती हैं उनके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करा जाता है, और फाइनेंशियल अकाउंट में अदर जो फाइनेंशियल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं उनको कंसीडर करा जाता है। तो ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है वो किसी भी कंट्री के जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में वो करा जाता है। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोला जाता है। सेकंड आता है इट कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल, ये पक्ष में अथवा विपक्ष या प्रतिकूल में भी हो सकता है। हालांकि फाइनली बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बैलेंस में ही होता है, बट एक सर्टेन टाइम या लिमिटेड टाइम के लिए आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है, मींस अनफेवरेबल भी हो सकता है या फेवरेबल भी हो सकता है। मान लीजिए करंट अकाउंट है वो आपका डेफिसिट में है $20 बिलियन और कैपिटल अकाउंट है वो मान लीजिए आपके फेवर में है $16 बिलियन, तो शॉर्ट टर्म में या अल्पकाल में $4 बिलियन है वो आपके लिए अनफेवरेबल हो सकता है। और अगर डेटा को रिवर्स कर दिया जाए, मान लीजिए करंट अकाउंट है वो फेवरेबल है $20 बिलियन और कैपिटल अकाउंट है वो $16 बिलियन आपके नेगेटिव है, तो वो 4 करोड़ रुपीस या $4 बिलियन आपके फेवर में हो जाएगा। यानी ये शॉर्ट टर्म में आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट दोनों में हो सकता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड, दृश्य एवं अदृश्य व्यापार। विजिबल ट्रेड है उसमें जनरली अपने जो गुड्स होते हैं उनको इंक्लूड करा जाता है, और इनविजिबल में सर्विसेज को इंक्लूड करा जाता है। लाइक आपका कोई इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको इंटरेस्ट है वो रिसीव हो रहा है, डिविडेंड है वो रिसीव हो रहा है, तो वो इनविजिबल में आ जाता है।
और आप कोई हैवी मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जनरल गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको विजिबल या दृश्य बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फाइनली द बीओपी ऑलवेज बैलेंसेज, भुगतान संतुलन अंततः संतुलित हो जाता है। ये चीज मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से प्रूव भी कर दिया कि एक सर्टेन टाइम शॉर्ट टर्म में या आपके फेवर में अगेंस्ट में हो सकता है, बट फाइनली आप फॉरेन कंट्रीज से लोन लेके या फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ करके इसको बैलेंस में कर लेते हैं। और कुछ नहीं होता है तो उस केस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो आपको लोन्स प्रोवाइड कराता है जिससे आप बीओपी स्टेटमेंट को बैलेंस में मेंटेन कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है रिलेटेड टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय अवधि से संबंधित। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, सर्टेन टाइम पीरियड का मीनिंग यहाँ पे है वो जनरली 1 ईयर से आता है। हालांकि आपका सेंट्रल बैंक क्वार्टरली डेटा रिलीज करता है तो उसको क्वार्टर से भी रिलेट करा जा सकता है यानी 3 महीने से, और एनुअल डेटा रिलीज करता है तो वो वार्षिक होता है। ये सारे पॉइंट्स है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। फिर उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेन आइटम्स कौन से आते हैं, मेन आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें कौन कौन सी होती हैं। हालांकि यहाँ पे मिक्स लिखा है जो करंट अकाउंट में भी आती है और कैपिटल अकाउंट में भी आती है, जिसमें नंबर 1 आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। ये सामान्यतः आज की डेट में कोई भी कंट्री है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती है। कुछ चीजें आपके यहाँ पे ऐसी होती हैं जो ओवर प्रोडक्शन होता है तो आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आपको फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करने होते हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में। सेकंड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का आयात निर्यात। सर्विसेज है इसमें आपकी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है यानी एक्सपर्ट की सर्विसेज उनको इंक्लूड करा जाता है। फिर आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करा जाता है। दूसरी टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी सर्विस इंडस्ट्री के रूप में इसमें इंक्लूड करा जाता है। फिर थर्ड आता है फॉरेन लोन्स, बोरोविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये इसका स्कोप है वो थोड़ा सा वाइड होता है, जिसमें आपका एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इसमें इंक्लूड करा जाता है। यानी आपके यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर जाता है तो वो कैपिटल आउटफ्लो माना जाएगा, और बाहर से आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे कैपिटल इनफ्लो माना जाता है। यानी आप जो लोन्स ले रहे हैं वो फॉरेन लोन्स या बोरोविंग्स में आते हैं, और आपकी तरफ से किसी अदर कंट्री या अदर कंट्री की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा जाता है तो उसे निवेश या इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और आपके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट करा जाता है अगर उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसे प्लस करा जाएगा, और इंटरेस्ट का अगर पेमेंट किया जा रहा है तो उसे माइनस कर दिया जाता है। ऐसे ही आपके इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है तो वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐड कर दिया जाता है, और डिविडेंड का अगर आपको पेमेंट करना पड़ रहा है तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में लेस कर दिया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आ रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, सरकारी व्यय। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं आजकल उनके डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपके दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर है वो दूसरी कंट्री में विजिट करेगा तो उनके साथ में एक बड़ी टीम होती है, उनके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो आपको फॉरेन कंट्री की करेंसी में करने पड़ते हैं। तो उस पर्पज से आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी आप उस करेंसी को परचेज करते हैं। इट मीन्स आपके पास में फॉरेन करेंसी आ रही है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। और सिमिलरली आपके यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो इंडियन करेंसी की डिमांड करते हैं तो उस केस में उसे लेस कर दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन माइग्रेशन एक्सपेंडिचर्स, जनसंख्या आवास प्रवास व्यय। मान लीजिए कोई इंडिया का रेसिडेंट है वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके रह रहा है तो वो डेफिनेटली अपनी एसेट्स को साथ में लेके जाएगा, यानी एसेट्स को यहाँ सेल आउट करता है तो वो अमाउंट में कन्वर्ट करता है, फिर फॉरेन करेंसी है उसमें वो कन्वर्ट करेगा। तो जितने भी एक्सपेंडिचर, चाहे आपके यहाँ से कोई पर्सन बाहर जाके रिसाइड करने का सोच रहा है या बाहर का कोई रेसिडेंट आके आपके यहाँ पे आपसे रेजिडेंस या सिटीजनशिप मांगता है, तो दोनों ही केस में इनकम या एक्सपेंडिचर कुछ एक चीज होती है। इनकम होगी तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करी जाएगी, और एक्सपेंडिचर है तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करे जाते हैं। लास्ट आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मॉनेटरी गोल्ड्स।
मौद्रिक स्वर्ण का आयात निर्यात, जब कभी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है तो उस केस में कई बार गोल्ड का रिजर्व रख के या गोल्ड को इंपोर्ट भी करा जाता है या कई बार उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ सकता है। जैसे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपका सरप्लस है तो उस केस में आप गोल्ड का इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर डेफिसिट में या नेगेटिव जा रहा है तो उसे इंपोर्ट भी करा जा सकता है, या फिर एक्सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो उस केस में एक्सपोर्ट करा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आज आपने देखा है। एक तो डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी परिभाषा क्या होती है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और डिफरेंट या मेन आइटम्स जो आपके बीओपी में इंक्लूड करे जाते हैं, यानी भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें कौन कौन सी होती हैं। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको एक अकाउंटिंग फॉर्म में देखेंगे, फिर फर्दर उसके बाद में बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम आता है उसके कौन कौन से रीजन होते हैं और वो कौन कौन से फॉर्म में आता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।